अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुक एट एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। ये वाली डायग्राम थोड़ी सी जो है इसमें मिट्टी मिट्टी सी है, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, हम इसको दोबारा से बनाते हैं। ये है हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, यानी कि जो एक्स एक्सिस से क्या बना रहे हैं, एक्स एक्सिस से ये थीटा बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक तरफ से थोड़ा सा ऊंचाई पर है। ठीक है, ये है हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन लिया हुआ है। ठीक है, एक ऐसी सरफेस है और इसके ऊपर दो चीज़ें रोल कर रही हैं। ठीक है, एक है हमारे पास डिस्क, एक है हमारे पास हुक। ठीक है, हुक भी थोड़ा सा मिटा मिटा सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हुप अच्छे से नज़र आ रहा है, जो अंदर से खोखला है। ठीक है, जिसके आर पार कोई चीज़ जा सकती है, ये है हुप आपके पास। ठीक है, जो हॉलो है, अंदर से हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर शेप में ना हॉलो है, अंदर से खोखला है। और एक है डिस्क जो पूरी तरह से फिल्ड है। ठीक है, इन दोनों की हम रोलिंग देखेंगे, एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर। ये दोनों किस तरह से रोल करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कंसिडर किया एक हुप और एक डिस्क। हुप थी आपके पास हॉलो सिलेंडर, डिस्क था आपके पास सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, दोनों का मास था m, और ये दोनों रोलिंग डाउन, ये दोनों रोल हो रहे हैं नीचे की तरफ आ रहे हैं एक इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक है, और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल क्या है आपके पास, थीटा है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इसने एंगल बनाया हुआ है, वही जो मैंने आपको बताया थीटा बनाया हुआ है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन की डेफिनेशन यही है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एक किनारे से एंगल बना ले थीटा। ठीक है, आगे देखो, एंड एट हाइट h। ठीक है, और ऑब्वियसली इसकी ये जो हाइट है आपके पास, जो इंक्लाइंड प्लेन की हाइट दी हुई है, वो हाइट आपके पास क्या गिवन है, उसकी कोई ना कोई हाइट भी होगी, और वो हाइट होगी आपके पास h। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से इसकी हाइट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं व्हेन दे स्टार्ट रोलिंग देन दे गेन बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज। ठीक है, कहने कि जब ये रोल करेंगे ना, तो देखो अगर ये सीधे सीधे नीचे आ रहे हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सॉलिड चीज़ होती, ठीक है, सॉलिड चीज़ तो रोल नहीं करती ना, अगर सॉलिड चीज़ होती वो सीधे सीधे नीचे आती, तो उसके अंदर कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो सिर्फ वन डायमेंशन में आ रही है। ठीक है, ये भी भाई, ये भी सीधे सीधे नीचे तो आ रहे हैं, ये भी नीचे तो आ रहे हैं। नीचे आने की वजह से, सिर्फ एक डायरेक्शन में आने की वजह से बेशक इनमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, लेकिन साथ में इनमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि ये ऐसे गोल 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 घूमते घूमते रोल होते होते नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं इसलिए एक डायरेक्शन में नीचे आ रहे हैं, इसलिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन रोल होते होते आ रहे हैं, रोटेट होते होते आ रहे हैं, घूमते घूमते आ रहे हैं, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन देयर वेलोसिटीज, ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जो बहुत मेन चीज़ है वो वेलोसिटी, और उसके ऊपर भी स्क्वायर है। अगर वेलोसिटी आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कि वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, मूव हो रहे हैं, और हमने पढ़ा कि जब जब मूव होंगे इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुए फाइनल वेलोसिटी तक जाएंगे, जाहिर सी बात है वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, बट दे लूज देयर पोटेंशियल एनर्जीज, लेकिन पोटेंशियल एनर्जीज ये लूज करते जाएंगे भाई। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये भी बच्चों को पता होता, नहीं पता कोई मसला नहीं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है, जब कोई चीज़ बिल्कुल यानी कि रुकी हुई है, तो तब उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब वही स्टोर एनर्जी जो है आगे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो चीज़ मूव होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो क्या है, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस करता जाएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अभी फ़िलहाल रेस्ट में, ये अभी रोटेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी रेस्ट में। ठीक है, इस वक्त रेस्ट में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त मैक्सिमम है। ठीक है, समझो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। ठीक है, अब इसने रोटेट करने स्टार्ट किया, यहाँ पर इसकी काइनेटिक, अच्छा जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 है, यानी कि रेस्ट में है ना, रेस्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 10 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में क्या हो जाएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोई चीज़ मूव करती है, और ये तो है भाई ठहरा, ये तो रेस्ट में, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर कितनी होगी, 0 जूल होगी। ठीक है, लेकिन अब देखना, अब जैसे जैसे इसने मूव करने स्टार्ट हुआ, इसने कितना मूव किया, इसने इतना सा मूव किया, तो अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 2 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो 2 जूल हुई है, मैंने क्या कहा, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब अगर काइनेटिक एनर्जी 2 जूल हुई है तो पीछे पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। ठीक है, अब ये रेस्ट में नहीं रहा ना, अब ये मूव करने स्टार्ट हो गया, तो रेस्ट वाली जो एनर्जी होगी वो कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, कितनी कम होती जाएगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी उतनी कम होती जाएगी, अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें। ठीक है, वैसे फ्रिक्शन में भी थोड़ी बहुत वेस्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें इस टॉपिक को समझने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी पीछे, इसमें काइनेटिक एनर्जी 2 जूल हो गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी रह गई, पीछे 8 जूल रह गई। ठीक है, फिर इसने और मूव किया, यहाँ पर इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास 6 जूल हो गई है, तो पीछे इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ 10 से कितनी रह गई है, 4 जूल रह गई है, क्योंकि 6 जूल किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, होप सो कि अब ये टॉपिक आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया हो। ठीक है,
तो हमसे कह रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ने की वजह से इसकी पोटेंशियल, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेशक बढ़ती जाएगी, ट्रांसलेशनल भी बढ़ती जाएगी, रोटेशनल भी बढ़ती जाएगी, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी विद डिक्रीजिंग हाइट। ठीक है, इसकी हाइट कम होती जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा हम दूसरा कॉन्सेप्ट इसके फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं जिस तरह हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से समझा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। ठीक है, तो h यानी कि हाइट बहुत मेन फैक्टर है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अगर हाइट कम होती जाएगी तो क्या होता जाएगा, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी। ठीक है, हाइट कम होती जा रही है ना, अभी फिलहाल इसकी हाइट इतनी है जब ये इस जगह पर है, ये अगर इस जगह पर आ जाएगा तो इसकी हाइट सिर्फ इतनी सी रह जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, और जब ये लास्ट में इधर फाइनली जब ये नीचे आकर रेस्ट में आ जाएगा तो इसकी हाइट 0 हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ से भी फॉर्मूले से भी हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझना। देखना यहाँ पर फॉर्मूले से एक तो मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट समझाया कि पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ये तो हमें समझ में आ गया कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो मेन है वो हमारे पास यहाँ पर हम फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अभी फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें अभी जो इसकी हाइट है वो मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, इसकी हाइट अभी इस वक्त मैक्सिमम है। फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट है यहाँ पर 10। ठीक है, 10 मीटर है इसकी हाइट। ठीक है, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, अब mg की वैल्यू जो भी है, अगर मैं mg को मल्टीप्लाई करूँगी 10 से तो मेरे पास फॉर एग्जांपल आ रहा है 10 mg। ठीक है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब mg की वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल मास आपके पास 1 है और ग्रेविटी आपके पास 10 है। ठीक है, 9.8 को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं बस समझने के लिए। ठीक है, तो इसको 1 पुट किया, इसको 10 पुट किया, आपके पास आ गया 10 10 100 और 100 1 100। ठीक है, 100 आ गई आपके पास इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अब ये आया रोल करते करते इस पोजीशन पर आ गया। ठीक है, इस वक्त फॉर एग्जांपल इसकी हाइट हो गई है हाफ। ठीक है, इसकी हाइट फॉर एग्जांपल हो गई है 5। अब आप ज़रा इसी को पुट करो, जहाँ जहाँ 10 था आप वहाँ 5 पुट करो, आप इधर 5 पुट करो, इधर 5 पुट करने से इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 mg। ठीक है, फिर ये क्या होगा 5 मल्टीप्लाई होगा 1 और 10 से, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 50 जूल। ठीक है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी हो गई है 50 जूल हो गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइट हमने हाफ कर दी है। अब देखो, अब अगर आप ये रोल होते होते बिल्कुल नीचे आ गए। ठीक है, बिल्कुल नीचे आ गए, यहाँ पर इसकी हाइट हो गई है आपके पास 0। ठीक है, तो अब इसका आप mgh पुट करो, mgh तो अब इसका जो कुछ भी होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 होगा mg, लेकिन h की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास फाइनली 0 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली डिपेंड करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है हाइट के साथ साथ। ठीक है, फाइनली यहाँ पर आकर जब ये अगेन रेस्ट में आ जाएगा तो फिर जो है हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब ये अगर ये रेस्ट में आ जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हो जाती है, फिर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो एक स्टोर हो जाती है, फिर वो एक आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फॉर्मूले से हम लोगों ने इतना कॉन्सेप्ट अपना डेवलप कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और देखते हैं कि उस पर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अब देखो, अब हमसे कहते हैं रोलिंग ऑफ हुप। सबसे पहले हम रोलिंग ऑफ हुप देखेंगे जो हॉलो सिलेंडर था, यानी कि जो रिंग थी जो अंदर से खोखला था। ठीक है भाई, वही वाला हम लोगों ने इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने आपको पीछे बोला, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है, ठीक है, उतना ही गेन होता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात हमें पता है, लेकिन भाई काइनेटिक एनर्जी कौन सी, यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर लीनियर होगा ना, ये अगर सिर्फ एक रोटेशन होगी उसके अंदर, अगर सिर्फ एक मूवमेंट होगी उसके अंदर, अगर सिर्फ लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, तब तो ये स्टेटमेंट यही रहेगी। ठीक है, लेकिन अब हम जानते हैं इस सिचुएशन में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल 2 तरह की है। ठीक है, तो इस काइनेटिक एनर्जी को मैं ब्रेक कर दूंगी 2 तरह की काइनेटिक एनर्जीज में। तो अब मेरे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, गेन इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जीज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास कुछ इस तरह से हो गया, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं जानती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानती हूँ mgh, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानती हूँ हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव कर लिया हाफ I ω²। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर दूँगी जो कि होती है mr²। ठीक है, अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की जगह पर पुट कर दिया mr², तो अब ये जो मेरे पास फॉर्मूला होगा बाकी सब कुछ एज इट इज़ mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv² हाफ ω², सब कुछ एज इट इज़ है। बस क्या हुआ, I की जगह पर आपके पास आ गया mr² और आपके पास जो फॉर्मूला बन गया, स्टेटमेंट बन गई, वो एक्सप्रेशन बन गई, वो कुछ इस तरह की बन गई। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या कह रहे हैं। आगे यहाँ पर इस
अगेन स्टेप्स मिसिंग है, ठीक है। क्या करूँगी मैं, इन दोनों में से मुझे कुछ कुछ चीज़ें कॉमन नज़र आ रही है, मैं वो कॉमन निकालूंगी। क्या नज़र आ रहा है मुझे इसमें से, अब ये एक्सप्रेशन मेरे पास हो जाएगी MGH इज़ इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक मुझे हाफ कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप हाफ को कॉमन ले लो, ठीक है। आपके पास आ गया हाफ कॉमन आ गया, ठीक है। फिर मुझे M भी कॉमन नज़र आ रहा है, M को भी कॉमन ले लो, ठीक है। M भी कॉमन आ गया। फिर इसमें से क्या बचा, इसमें से बच गया आपके पास सिर्फ V², ठीक है। और इसमें से आपके पास क्या बच गया, R² ओमेगा², ठीक है। तो ये हो जाएगा R² ओमेगा², ठीक है। अब आपकी एक्सप्रेशन ये कुछ इस तरह से हो गई है, ठीक है। चलो अब हमने क्या किया, अब हम लोगों ने देखा कि भाई ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2mgh, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई ये m इधर मल्टीप्लाई और उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये हो गया अपॉन m। और उस साइड पर V² प्लस R² ओमेगा² एज इट इज़ है, ठीक है। क्या हुआ, m से m कैंसिल, और आपके पास क्या बच गया, 2gh इज़ इक्वल्स टू V² प्लस R² ओमेगा², ठीक है। तो हम लोगों ने बिल्कुल वही काम किया, ठीक है। यहाँ पर स्टिल एक और स्टेप मिसिंग है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कह रहा है कि भाई ठीक है 2gh भी मेरे पास ठीक है, ठीक है, और मेरे पास V² भी ठीक है, कोई मसला नहीं है मुझे। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरे पास R और ओमेगा जो है, ठीक है, मैं जानती हूँ कि R ओमेगा किसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है। ये रिलेशनशिप हमने निकाले लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, ठीक है। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी के दरमियान ये रिलेशनशिप है, R ओमेगा किसके इक्वल है, V के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने R ओमेगा की जगह पर क्या पुट कर देना है, V पुट कर देना है, ठीक है। और क्योंकि R और ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है दोनों के ऊपर, तो V के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जो मेरी इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी कि 2gh इज इक्वल्स टू V² प्लस V², ठीक है। तो फाइनली इन लोगों ने क्या किया, इसके बाद सिर्फ ये स्टेप दिया हुआ है, तो ये सारे स्टेप्स बीच में से मिसिंग है, ठीक है। तो होप सो कि अब क्लियर हो गए हो। आगे मूव करते हैं। V² प्लस V² हमारे पास हो जाएगा 2V², ठीक है। और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ V निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे दोनों साइड पर, ठीक है। अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट लगाने से पहले अगेन हम एक और काम करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अगर ये वाला 2 इधर V² से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हम आमने सामने इस तरह से चीज़ों को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बच जाएगा V² इज इक्वल्स टू GH, ठीक है। अब मैंने लगा देना है, क्या लगा देना है, मैंने रूट लगा देना है। अब मेरे पास आया V² इज इक्वल्स टू GH, तो ये आ जाएगा मेरे पास रूट V² इज इक्वल्स टू अंडर रूट GH, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और मेरे पास आ गया V इज इक्वल्स टू अंडर रूट GH, ठीक है। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गई है। अब मैं निकालूंगी नेक्स्ट एक्सप्रेशन, रोलिंग ऑफ डिस्क सॉलिड सिलेंडर। अगेन वही है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है। दोनों हो गए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दिया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दिया। अगेन आई की जगह पर MR² पुट कर दिया, ठीक है। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ MR² के इक्वल हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा अब देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हम लोगों से क्या कहना है, अब इसको समझना है। यहाँ पर जो हमारे पास थोड़ा सा चेंज आया है, अब जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सॉलिड सिलेंडर का, वो हमारे पास हो रहा है हाफ MR²। किस तरह, अब देखें, अब यहाँ पर अगेन एक लंबी चौड़ी समझने वाली बात आ गई है, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, अगर सिर्फ हमें डेरिवेशन का एज इट इज़ रट्टा नहीं मारना है, जिन बच्चों को अगर टेस्ट के लिए अपेयर होना है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखना, हमसे कहने हैं कि जो इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया किसके इक्वल होता है, इनर्शिया आपके पास जो आई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास वो MR² के इक्वल होता है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम लोगों ने अभी ऊपर हॉलो सिलेंडर का करा, तो हम लोगों ने MR² को पुट किया और इजीली अपना फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया। लेकिन जब हम लोग सॉलिड वाला कर रहे हैं तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है MR²। हॉलो में भी हमने MR² पुट किया, लेकिन सॉलिड में हमसे कहना है कि भाई हम MR² नहीं, हम हाफ MR² पुट करेंगे। क्यों? अगर इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला MR² होता है, अगर हॉलो सिलेंडर में भी हमने MR² ही रखा है, तो हम सॉलिड सिलेंडर में हाफ MR² क्यों रख रहे हैं? आखिर क्यों? इससे एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि जो हॉलो सिलेंडर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्ट वही होगा जो होता है MR², लेकिन अगर हम सॉलिड सिलेंडर लेते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास हो जाएगा हाफ MR², ठीक है। और इसके पीछे जो है डायग्राम्स भी गिवन थी, उनमें भी दिया हुआ था 2/5, 1/2 वगैरह वगैरह, वहाँ से रट्टा भी आप लोग लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप लोगों के सिलेबस में रट्टा लगाने के लिए ही दिया हुआ है, आप लोग रट्टा भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल समझना है तो हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो,
जो आपके पास हॉलो है, ठीक है, हॉलो वाला जो आपके पास है, पीछे डायग्राम पर जाते हैं, एक सेकेंड। देखिए अब यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपके पास हॉलो है, इसमें देखें सारा का सारा जो मास है वो कहाँ पर है, वो किनारों पर है, ठीक है। सारा का सारा मास कहाँ है, किनारों पर है, ठीक है। और जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेंटर में, ठीक है, जो सेंटर में जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आ रहा है सेंटर में, ठीक है, उससे जो आपका मास है, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, ठीक है, उससे आपके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। तो क्या हो रहा है बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में, ठीक है, और किनारों पर इसके पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं इन पार्टिकल्स को कंसिडर कर रही हूँ, तो देखो इन पार्टिकल्स का रेडियस भी इससे दूर दूर हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इज इक्वल्स टू mr², ठीक है। अगर रेडियस दूर दूर होगा, अगर फासला ज़्यादा है एक्सिस ऑफ रोटेशन और पार्टिकल्स के दरमियान, पार्टिकल्स के मास के दरमियान अगर फासला ज़्यादा है तो क्या होगा, तो रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रेडियस है सारे पार्टिकल्स का, अगर मैं इन पार्टिकल्स का रेडियस निकाल रही हूँ सेंटर ऑफ एक्सिस से, अगर इनका रेडियस है 2 ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का अगर मैं स्क्वायर पुट करूँगी तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मास है मेरे पास 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है 16, ठीक है। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनना, कि जो मेरे पास हॉलो है, फॉर एग्जांपल ये है ना, इस तरह से अगर मैं इसको सामने वाला इसका व्यू ले लूँ, ठीक है, ये मेरे पास इस तरह से खोखला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसका, मैं इस वाली चीज़ को मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया है, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेंटर में। देखो सबसे पहला जो डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि जो हॉलो है उसका जो मास है तमाम पार्टिकल्स का वो सिर्फ किनारों पर है, क्योंकि बीच से तो खाली है ना, बीच से तो एक खोखला है, इसका मास सिर्फ किनारों पर है, ठीक है। और जबकि अगर आप इस सॉलिड पर आ जाओगे, ठीक है, तो सॉलिड में क्या हो जाएगा, सॉलिड में अगर ये इस तरह से है, ठीक है, तो ये अंदर से खाली नहीं है। अगर ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसका मास किनारों पर भी है, लेकिन इसका मास सेंटर में भी है, ठीक है। इसका मास आसपास हर जगह इसका मास मौजूद है, इसके पार्टिकल्स हर जगह मौजूद हैं, ये अंदर से खाली नहीं है, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जब इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो इनके दरमियान रेडियस भी ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने रेडियस आपको 2 लेकर सॉल्व करके दिखाया 2 के स्क्वायर से, आपके पास फॉर एग्जांपल जो मैंने वैल्यूज़ ली उसके अकॉर्डिंग आंसर आया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 16, ठीक है। लेकिन अब देखना, अब अगर हम बात करें इसके सॉलिड के, ठीक है, तो सॉलिड में ऐसा है कि खाली नहीं है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके पार्टिकल्स करीब करीब हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसके करीब वाले पार्टिकल्स निकालती हूँ, देखो उनका रेडियस कितना होगा, 0.1, 0.2। जब उनका रेडियस इतना कम होगा, ठीक है, बेशक उनका मास 2 हो, लेकिन जब मैं रेडियस का स्क्वायर करूँगी और इसको 2 से सॉल्व करूँगी मेरे पास वैल्यू बहुत कम आएगी, ठीक है। तो इस तरह से इनर्शिया मेरे पास क्या आएगा, कम आएगा, किसका, सॉलिड वाले का। और एग्जैक्ट वैल्यूज़ में हम बात नहीं कर रहे हैं। और जो मेरे पास इनर्शिया आएगा वो ज़्यादा आएगा हॉलो वाले का, ठीक है। और पीछे हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स भी पढ़ी हैं, एक पूरा लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने डाइव वाला, पानी में गोता लगाने वाला पढ़ा, हम लोगों ने वेट लिफ्टिंग वाला पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जब जब वो लोग सर्कुलर मूव कर रहे हैं, ठीक है, और जब जब वो सीधे जा रहे हैं तब क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, और इनर्शिया और वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है, हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी हैं ना वहाँ पर। तो वहाँ से हमें क्या समझ में आया, हमने वहाँ से देखा है कि जब इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, आपके पास कम होगी, ठीक है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जब इनर्शिया ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, दोबारा से हम रिपीट करते हैं, देखना इसका इनर्शिया ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बिल्कुल सिर्फ किनारों पर हैं, इसके पार्टिकल्स ये अंदर से खाली है, ठीक है। जब इसके पार्टिकल्स किनारों पर हैं तो इसका रेडियस सेंटर से ज़्यादा बन रहा है, सारे पार्टिकल्स का रेडियस ज़्यादा बनने की वजह से आई का फॉर्मूला होता है mr²। रेडियस ज़्यादा बनने की वजह से हमने प्रूफ किया है कि इसका इनर्शिया ज़्यादा आ रहा है। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो इनर्शिया, वैसे तो हम लोगों ने पीछे लेक्चर्स में देखा है और एग्जांपल्स भी इसके प्रूफ किए हैं, 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने डिटेल में देखे हैं कि जब जब इनर्शिया बढ़ा हुआ होता है तो तब तब वेलोसिटी कम हो जाती है, और जब जब इनर्शिया कम होता है तब तब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। इसको दोबारा से देख लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन अगर हम इसको देखें, बाय कॉन्सेप्ट अगर हम इसको देखें, इनर्शिया की डेफिनेशन है कि रुकावट, उसके स्टेट में जो चेंज आ रहा है उसमें रुकावट, पहले ये रेस्ट में था ना, उसके स्टेट में चेंज आया, मूव कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट में जो रुकावट कॉज होगी वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो है इनर्शिया, ठीक है। रुकावट, ये जितना इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा ये उतना फोर्सफुली इसको रोकेगा नीचे जाने से, इसी वजह से उतनी इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसीलिए इस डायग्राम में भी देखें, इसने हाफ फासला तय किया लेकिन इसने फुल फासला तय कर लिया उतने ही टाइम में, यानी कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, कि अभी आधे रास्ते तक के आए हैं लेकिन इसने पूरा रास्ता कंप्लीट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये हॉलो नहीं है,
ठीक है। ये हॉलो नहीं है तो क्या है, ये अगर आपके पास हॉलो नहीं है तो इसके पार्टिकल्स हर जगह पर मौजूद है, इसके पार्टिकल्स करीब करीब में, इसका रेडियस कम आ रहा है पार्टिकल्स से, ये खाली नहीं है अंदर से, इसका रेडियस कम आने की वजह से इसका इनर्शिया ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसका इनर्शिया कम आ रहा है, ये चीज़ हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव की है। इसका इनर्शिया कम आ रहा है यानी कि रुकावट कम है यानी कि ईजिली इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये ईजिली जो है मूव कर रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं हमसे कि जो इसका इनर्शिया होगा, मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि जो इसका इनर्शिया होगा वो इसके मुकाबले में हाफ होगा। इनर्शिया हाफ होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अल्टीमेटली डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने एक आपके सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस जाकर मैंने एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है, और सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि अगर कोई मुझसे पढ़ रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर चीज़ क्लियर करूँ, ठीक है। डजेंट मैटर कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, डजेंट मैटर कि लेक्चर लंबा हो रहा है, बट क्या है, सिंपल सी बात ये है कि क्वालिटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, बट हमें क्वालिटी का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अच्छे से एक चीज़ को समझें, ठीक है। हर तरह से उस चीज़ को समझाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्या क्लियर की यहाँ पर कि अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा, मैथमेटिकली भी समझाया, बाय डेफिनेशन भी समझाया, अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, विद रीजंस आपको बताया कि अगर इनर्शिया जो है आपके पास कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और इसका इनर्शिया हाफ होगा तो इसकी वेलोसिटी डबल होगी, और इसका इनर्शिया हाफ क्यों होगा ये चीज़ मैंने आपको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जो सॉलिड है इसका इनर्शिया हमने क्या लेना है, इसका इनर्शिया अब हम लोगों ने mr² नहीं लेना है, हाफ mr² लेना है, ठीक है। मूव करते हैं अपनी फाइनल डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। अब बस हम जल्दी जल्दी से इसको पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा हो गया लेक्चर। mgh हाफ mv² और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ है, आई की जगह पर हमने पुट किया mr² भी आ गया, बट हमने साथ में क्या प्रूफ किया देखना है, यहाँ पर दोबारा देखना, इस वाली चीज़ को हमने ये लिखा है, ठीक है। क्यों, एक तो आ गया ये जो फॉर्मूले में हाफ था ये आ गया हाफ, ठीक है। दूसरा वाला हाफ क्यों आया, दूसरा वाला हाफ आया क्योंकि हमने इनर्शिया को लिया है हाफ mr² के, ठीक है। तो ये इनर्शिया है, इनर्शिया की जगह पर मैंने क्या रख देना है, मैंने रख देना है हाफ mr², ठीक है। एक आपके पास जो हाफ आया है फॉर्मूले की वजह से आया है, एक ये जो पूरा है ये आपने इनर्शिया की वजह से लिया है हाफ mr², और एक ओमेगा² आपका अपनी जगह पर एज इट इज़ है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखना 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसकी जगह पर mr² की जगह पर अगेन मैं mr² नहीं, ठीक है, 4 हो जाएगा। और अब देखना, अब मैं आगे अगेन यहाँ पर स्टेप्स मिसिंग है, क्या कहूँ, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास r और ओमेगा की जगह पर मैं r ओमेगा किसके इक्वल होता है, v के इक्वल होता है, तो r और ओमेगा की जगह पर मैं क्या पुट कर दूँगी, v, और स्क्वायर की दोनों के ऊपर स्क्वायर से तो मैं लगा दूँगी v², ठीक है भाई। ये आ गया v², ये भी हमें समझ में आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आ गए 1/4, ये भी हमें समझ में आ गया। m कहाँ गया, अगेन सिंपल ऊपर वाले की तरह हो जाएगा, इस वाले के बाद अगेन स्टेप्स मिसिंग है, क्या हो जाएगा, हाफ और m हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हाफ और m, चले अगर हम हाफ कॉमन नहीं भी लेते हैं, हम अभी सिर्फ m कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एज इट इज़ हाफ नहीं है। वैसे हम हाफ कॉमन लेकर भी करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, बट अगर हम बुक के तरह भी कर लेते हैं, ठीक है। हमने m कॉमन लिया, m कॉमन लेने की बाद एक ब्रैकेट में बच गया आपके पास हाफ mv², ठीक है। सॉरी, m अब नहीं आएगा ना, ये तो सिर्फ बच गया हाफ v², ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा 1/4 r² ओमेगा², ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, आप r² ओमेगा² की जगह पर ले रहे हैं v², ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, अब आपने क्या करना है, उस तरफ आपके पास एक m मौजूद है, ठीक है। ये पूरा इक्वल है, किसके इक्वल है, ये पूरा mgh के इक्वल है, ठीक है। तो क्या होगा, ये m अगर इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या हुआ, इस तरह ये वाला m भी हट गया और ये वाला m भी हट गया, ठीक है। इस तरह क्या होगा आपके पास, ये वाला m भी चला गया और ये वाला m भी चला गया। अब जो आपके पास इक्वेशन बची वो बची gh इज इक्वल्स टू हाफ v² प्लस 1/4 v² प्लस 1/4 v², ठीक है। ईजी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, gh इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। v² तो सिंपल है भाई, देखो एलसीएम लेने का सिंपल सा तरीका है कि जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, या अगर ये सेम टेबल में आते हैं तो बड़ा वाला नंबर ले लो, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम किस तरह आ जाएगा, 2 1 × 2, 2 2 × 4,
2 1 ज़ा 2, एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया। इसलिए मैंने कहा कि शॉर्टकट क्या है, अगर ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो बड़ा वाला नंबर ले लो, ठीक है। और ये मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया कि क्यों शॉर्टकट लिया जाता है, ठीक है। तो ये आ गया 2 2 ज़ा आपके पास आ गया एलसीएम, 2 2 ज़ा 4 आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में हम क्या करेंगे, 2 के टेबल में चेक करेंगे 4 कितना जाता है और इसके ऊपर वाले को उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 2 के टेबल में ये जो 4 है, इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि 2 के टेबल में ये 4 2 ज़ा आता है, ठीक है। तो मैं इसके न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी, ठीक है। 1v² मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास हो जाएगा 2v², ठीक है। इसी तरह हम लोग चेक करेंगे इसका डिनोमिनेटर, 4 के टेबल में 4 आता है 1 ज़ा, तो मैं इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा दूँगी 1 से, ठीक है। 1v² मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा आपके पास, प्लस था बीच में इसलिए मैंने प्लस लगाया, और ये हो जाएगा आपके पास 1v², ठीक है। होप सो क्लियर हो। अगर इस तरह मुश्किल लगता है, मेरे पास एक और तरीक़ा है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी पहले इसको लिख लो कि ये आपके पास क्या है, यह है 2v² प्लस 2v² प्लस v²/4, ठीक है। इस मेथड से हमारे पास ये आया है। एक और मेथड देख लेते हैं बिल्कुल नए सिरे से। क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अभी आपको पूरा मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे करके लिख दो, एक है 2 एक है 4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसको कहते हैं बटरफ्लाई मेथड। क्या करो, इसका वाला जो न्यूमिनेटर है इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दो, और इसका वाला जो न्यूमिनेटर है इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर ये वाला 1 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4v², ठीक है। और क्या हो जाएगा, अगर ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2v², ठीक है। इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4v² प्लस 2v² हमारे पास आ जाएगा 6v², ठीक है, अपॉन 2 4 ज़ा नीचे आ जाएगा आपके पास 8, ठीक है। अब आप इसे देखना, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास फाइनली बच जाएगा 3v²/4, ठीक है। मुझे लगता है कि ये वाला मेथड आप लोगों को ज़्यादा इजी लगने वाला है, ठीक है। आंसर क्या है, 3v²/4। भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो पिछले मेथड से किया था ना उससे भी वैसे ही यही आंसर आएगा। क्या आएगा, देखो 2v² प्लस v², ये हो जाएगा 3v², और नीचे आपके पास 4 एज इट इज़, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आपके पास आ गया 3v²/4, GH इज इक्वल्स टू 3v²/4, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें v चाहिए। क्या करेंगे, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास ये हो जाएगा 4GH/3 इज इक्वल्स टू v²। आपको v² ने v चाहिए, इधर भी रूट आ गया, इधर भी रूट आ गया, ये कैंसिल हो गया, और आपके पास बच गया v इज इक्वल्स टू √4/3g, ठीक है। यहाँ तक के सॉल्व हो गया। आगे हम लोगों ने क्या करना है भाई, हम लोग कह रहे हैं कि जो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आई हैं क्लियरली इंडिकेट करेंगे जो वेलोसिटीज़ हैं हूप और डिस्क की, वो इंडिपेंडेंट है उनके मासेस से। जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा जी, देखो इस वाले में भी मास नहीं है, जो हम लोगों ने हॉलो सिलेंडर का किया, इस वाले फॉर्मूले में भी कोई मास नहीं है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने सॉलिड वाला किया, इस वाले में भी कोई मास नहीं है। यानी कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जीज़ हैं, जो हमारी वेलोसिटीज़ हैं, वो क्या है, हूप और डिस्क की, हॉलो डिस्क की, वो इंडिपेंडेंट है मासेस से, ठीक है। यानी कि मासेस से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज़ ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ हूप, ठीक है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें नोट करनी चाहिए कि डिस्क की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है हूप की वेलोसिटी से, ठीक है, ड्यू टू इट्स रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि डिस्क का जो आपके पास डिस्क की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है और हूप की जो वेलोसिटी है वो कम है, ठीक है। देखो हूप की वेलोसिटी क्या है, कम है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। मोमेंट ऑफ वही वाली बात आ गई जो हमने देखी है, बट हमने विद रीजंस देखे, यहाँ पर रीज़न नहीं बताया हुआ, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से हूप की वेलोसिटी कम है, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या है, डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला लेक्चर डिटेल में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट।